हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड। पहले डिमांड पढ़े, फिर लॉ ऑफ डिमांड पढ़े, उसका एक्सेप्शन, उसका एजम्पशन, वो सारा कुछ पढ़ लिए थे। फिर डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व हम लोग पढ़ लिए। फिर वाई डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो भी पढ़ लिए। आज का क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा पूरा। आप लोग को पता है कि इस चैनल में आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ का, कॉमर्स का और पेपर वन का पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाया जाएगा। मैं धीरे धीरे करके वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जितना मैं कर पा रहा हूँ। आप लोग का प्यार रहा, मोटिवेटेड रहूंगा और अपलोड करूंगा, आप लोग को और हेल्प कर पाऊंगा। तो प्लीज प्यार दीजिए वीडियो को। और कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक पूछिए, बेझिझक कांटेक्ट कीजिए कि हाँ सर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, मुझे बता दीजिए। मैं आप लोग के लिए हूँ। आप लोग जो पूछोगे मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं, है ना। तुरंत अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं करता हूं तो एक दो दिन लेट रिस्पॉन्स होगा, बट होगा रिस्पॉन्स, ये श्योर है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो नेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट कॉमर्स का यूनिट 3, उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें पढ़ना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि अगर हम लोग डिमांड में ये पढ़े, हमेशा लॉ ऑफ डिमांड में भी ये देखे कि इन केस की प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हमारा घटता है। तो हम लोग इलास्टिसिटी में क्या पढ़ना चाहते हैं? इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ना चाहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिग्री। प्राइस इलास्टिसिटी मींस कोई भी इलास्टिसिटी में हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ आपका डिग्री पढ़ते हैं कि अगर 10 रुपया से 15 रुपया प्राइस हुआ तो क्या डिमांड 10 से 5 हुआ, मतलब जितना प्राइस बढ़ा उतना ही डिमांड घटा है, क्वांटिटी डिमांडेड। या 2 रुपया प्राइस बढ़ने से बहुत ज्यादा डिमांड गिर गया, 1 रुपया प्राइस घटने से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया। समझ रहे हो? मतलब हम लोग डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। कॉमर्स का जो सिलेबस है यूजीसी नेट में, इसमें हम लोग को प्राइस इलास्टिसिटी ओनली पढ़ना है। तो हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ही पढ़ेंगे, बट मैं प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीनों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है कि जब हम लोग, चलिए क्लास में आपको ले चलता हूँ, वहां थोड़ा समझ आएगा। प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि जब प्राइस हमारा फ्लक्चुएट हुआ, प्राइस बढ़ा या घटा, तो डिमांड मेरा कितना बढ़ा या कितना घटा। समझ रहे हैं? अगर 1 रुपया से मेरा प्राइस या 10% मेरा प्राइस बढ़ा है तो डिमांड क्या एग्जैक्ट 10% घटा है या डिमांड 8% ही घटा है? प्राइस 8% घटा है तो डिमांड क्या 20% बढ़ गया, 8% बढ़ा, 10% बढ़ा? समझ रहे हैं? मतलब प्राइस के फ्लक्चुएशन से डिमांड में कितना फर्क आया, कितना डिमांड फ्लक्चुएट किया, ये हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं। इनकम इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी, इनकम इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि इनकम के घटने बढ़ने से हमारा डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें कितना फर्क पड़ रहा है। 10% कंज्यूमर का इनकम बढ़ा है तो क्या डिमांड 10% बढ़ा, डिमांड 10% घटा? तो कितना इनकम बढ़ा उससे डिमांड कितना बढ़ा या कितना घटा, ये हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग देखते हैं कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी में आ जाता है कि प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, अगर हम कहते हैं कि प्राइस ऑफ वाई में कितना परसेंट चेंज हुआ, उससे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स में कितना चेंज हुआ। समझ रहे हैं? मतलब क्रॉस हो रहा है, एक का प्राइस घटने बढ़ने से दूसरा का डिमांड में कितना घट बढ़ रहा है। एक्स प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाने से वाई प्रोडक्ट का डिमांड कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा। ठीक है? हाँ दोस्तों, मैं पानी पी लूं। आप लोग के लिए बोल बोल के गला खराब हो गया। कोई बात नहीं। चलो अब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को डिटेल में पढ़ना है तो प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा कि प्राइस के फ्लक्चुएशन से डिमांड में कितना परसेंटेज का फ्लक्चुएशन होगा, वो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। बिल्कुल, प्राइस के बदलने से मतलब हम लोग कह सकते हैं
कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी हम लोग क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। समझ गए? क्वांटिटी प्राइस के बदलने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना का फ्लक्चुएशन आया, कितना का चेंजेस आया, ये हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, या हम लोग बोल सकते हैं डेल पी। डेल पी मतलब चेंजेस इन प्राइस डिवाइडेड बाय डेल क्यू, डेल मतलब डेल्टा है, चेंजेस इन क्वांटिटी इनटू जो एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन, बिल्कुल ये सप्लाई का पॉइंट है, कुछ की पॉइंट है प्राइस इलास्टिसिटी के, वो हम लोग देख लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजरमेंट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट रिलेशनशिप टू चेंज इन इट्स प्राइस। कंजम्पशन का कितना चेंजेस हुआ प्राइस के चेंजेस होने से, ये हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं। अ गुड और परफेक्टली इलास्टिक इफ इट्स प्राइस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, इफ डिमांड चेंजेस सब्सटेंशियली इवन विथ मिनिमल प्राइस चेंज। बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक किसको बोलेंगे, मतलब जरा सा प्राइस में फ्लक्चुएशन किए कि डिमांड में बहुत फ्लक्चुएशन हो जाएगा, वो परफेक्ट इलास्टिक है। आप एक चीज समझ रहे हैं, इलास्टिसिटी वर्ड कहां से आया, इलास्टिसिटी वर्ड इलास्टिक से आ रहा है। आप समझो कि कोई चीज कितना लचीला है, अगर माइनर चेंजेस से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है मतलब वो बहुत ज्यादा लचीला है। इलास्टिक मतलब लचीला, जिसे हम खींच के लंबा कर दे, खींच के छोटा कर दे, खींच के ऊंचा कर दे, खींच के नीचा कर दे। समझ रहे? तो वो जरा सा प्राइस के चेंजेस से जितना ज्यादा वो फ्लक्चुएट होने लगेगा वो उतना परफेक्टली इलास्टिक होगा। समझ रहे? मतलब जरा सा प्राइस में चेंज किए तो इनफाइनाइट उसका डिमांड में घटोतरी बढ़ोतरी हो जाएगा, मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक है, बहुत ज्यादा लचीला है। ठीक है, प्राइस ऑफ ग्रेटर देन वन, प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है, मतलब अगर 10% प्राइस में चेंज हुआ है तो 10% डिमांड में भी चेंज होता तो इक्वल टू वन। 10% प्राइस में चेंज हुआ है और डिमांड में 12% चेंज हो गया, मतलब एक से ज्यादा है, ग्रेटर देन वन है, तो वो गुड इलास्टिक है, मतलब इलास्टिक है प्रॉपरली। गुड प्राइस इलास्टिसिटी, इफ गुड प्राइस, इफ अ गुड, कोई भी गुड का प्राइस इलास्टिसिटी जीरो है, मतलब नो अमाउंट ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड परफेक्टली इन इलास्टिक। किसी का प्राइस में कुछ चेंजेस कर दिए, मान लीजिए नमक का प्राइस में थोड़ा बहुत बढ़ा घटा दिए, डिमांड में कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, मतलब प्राइस बढ़ने घटने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो वो इन इलास्टिक है, लचीला नहीं है, कठोर है भाई, ठोस है, उसको इधर उधर नहीं करोगे मूव, मतलब उसका डिमांड में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आया। समझ रहे हो? तो डिमांड में जब फ्लक्चुएशन ही नहीं आया तो वो इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर जरा मेरा फ्लक्चुएशन आ जाता तो हम लोग बोलते ठीक है इन इलास्टिक है, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है, क्योंकि वो मूव ही नहीं किया, उसका डिमांड, मेडिसिन का दाम बढ़ गया, आप खरीदोगे नहीं, बोलोगे कोरोना से मर जाएंगे इलाज नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं होगा, इलाज करा ही लोगे, दाम कितना भी बढ़ गया। मतलब कि प्राइस बढ़ने से डिमांड बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, जो जरूरत है उतना आप करोगे ही, उसका जीरो इलास्टिसिटी है, मतलब वो इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, वो जरा सा भी लचीला नहीं। ठीक है, इफ प्राइस इलास्टिसिटी एग्जैक्टली वन है मतलब परफेक्टली इलास्टिक है, 1 रुपया दाम बढ़ाओगे तो 1 क्वांटिटी डिमांड घट जाएगा, 1% दाम बढ़ाए 1% डिमांड घट गया, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, मतलब उसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। यूनिटरी मतलब एकदम इक्वल चेंजेस, यूनिटरी इलास्टिक। द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर अ प्रोडक्ट अफेक्ट इट्स इलास्टिसिटी, बिल्कुल जिस प्रोडक्ट का जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है उसका इलास्टिसिटी उतना ज्यादा इफेक्टेड होता है। चाय और कॉफी में चाय का दाम 1 रुपया बढ़ जाएगा, कॉफी का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, चाय का डिमांड बहुत घट जाएगा, मतलब 1 रुपया चाय 10 रुपया से 11 रुपया कर दो, लोग 10-10 रुपया कॉफी पीने लगेंगे, चाय का डिमांड बंद, मतलब सिर्फ 1 रुपया बढ़ाया चाय का डिमांड गिर गया। समझ रहे हो? तो सब्स्टिट्यूट जितना ज्यादा अवेलेबल होगा इलास्टिसिटी उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। इफ देयर आर नो गुड सब्स्टिट्यूट एंड द प्रोडक्ट इज नेसेसरी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, नमक के जगह क्या खा लोगे सब्जी में, चीनी डाल के,
नहीं खा सकते हो। मतलब नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। या मेडिसिन की जगह आपको कोरोना का मेडिसिन है तो आप क्या घुटने का दर्द का खा लोगे क्या? अरे दवा ही तो है, खा लेते हैं ठीक हो जाएंगे। नहीं खा सकते हो। मतलब वो नेसेसरी है। या तो उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है और वो नेसेसरी भी है। इस केस में डिमांड चेंज नहीं होता है, प्राइस कितना भी अप हो जाए, और वो प्रॉपरली इन इलास्टिक माना जाएगा। ठीक है, समझ गए? इतना में एक चीज समझ गए कि इलास्टिसिटी कैसे मेजर हो रहा है, कितना वो लचीला है। अगर प्राइस में हम चेंजेस कर रहे हैं तो हम कितना चेंजेस कर रहे हैं, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, इससे हम लोग इलास्टिसिटी को समझ रहे हैं। मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को जान रहे हैं इलास्टिसिटी में। ठीक है, तो हाँ आते हैं अब आगे। देखो आगे क्या है, फैक्टर दैट अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल, जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अभी मैं चाय का एग्जांपल दिया, बोल रहा है क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी को। किसी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, चाय की जगह कॉफी पी सकते थे, तो चाय का जरा सा दाम में फ्लक्चुएशन हुआ तो चाय के डिमांड में कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गया। अगर कोई अल्टरनेट नहीं होता तो क्या कोई चेंजेस आता डिमांड में? नहीं। तो बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेगा तो इफेक्ट करेगा हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। टाइम फ्रेम, बिल्कुल, लॉन्गर द टाइम फ्रेम द हायर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिल्कुल, shorter the time period, consumer may not have the ability to adjust the consumption pattern in response to price changes, but the long term they may able to find substitute or adjust the behavior, reduce the demand। बिल्कुल, बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म में चेंजेस नहीं कर सकता है। लाइक अगर देखें कि कुछ ऐसा चीज जिसके लिए पब्लिक को ज्यादा टाइम मिल रहा है, प्राइस चेंज हो गया, वो डिमांड तुरंत में नहीं चेंज कर पाया, शॉर्ट पीरियड में नहीं चेंज कर पाया, प्राइस बढ़ा तो उसको खरीदना पड़ रहा था। कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, लाइक वो वेपर लेने का जो मशीन आया था कोविड के टाइम पे, वो डब्बा था बिजली से, उससे वेपर ले सकते थे। उसके उसका प्राइस, या थर्मामीटर का प्राइस, सैनिटाइजर का प्राइस कोविड के टाइम पे गिरा था, लेकिन ऐसे नॉर्मली मान लेते हैं कि कोविड में सैनिटाइजर का प्राइस बढ़ जाता तो तुरंत में इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उतना खरीदता जितना उसको जरूरत है। लेकिन लंबे समय में लोग खुद ही सैनिटाइजर बनाने लगे थे। टिकटॉक पे वीडियो आ गया था, हाउ टू मेक सैनिटाइजर एट होम। समझ रहे हो? तो लॉन्ग टर्म में लोग दिमाग लगा लेते हैं और डिमांड घटा देते, लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में वो नहीं लगा पाते। टिकटॉक का ज्ञान पे मत जाना भाई लोग, बंद कर दिया उसको भी गवर्नमेंट। नेसेसिटी ऑफ द गुड, बिल्कुल, मेडिसिन है, नमक है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है। ये सब फैक्टर इफेक्ट अगर गुड नेसेसिटी वाला है तो उस पर प्राइस का इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होगा बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन। अगर कंटिन्यू परचेज करते रहेंगे तो प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। इनकम लेवल, ये भी इफेक्ट करता है। ब्रांड की लॉयल्टी, किसी को एडिडास के ही जूते खरीदने हैं तो प्राइस का फ्लक्चुएशन उसको रोकता नहीं है, वो डिमांड करेगा ही उस चीज का। लेकिन ब्रांड लॉयल्टी नहीं है तो वो स्विच कर जाएगा। समझ रहे हैं? द मोर ब्रांड लॉयल कंज्यूमर द लोअर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना ज्यादा वो ब्रांड लॉयल्टी उसकी रहेगी उतना उसका डिमांड इन इलास्टिक होगा। अगर किसी को एप्पल का ही फोन लेना है तो प्राइस कितना भी घटे बढ़े वो एप्पल ही लेगा। लेकिन किसी की ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, कल को ओप्पो खरीद रहा था, वीवो खरीदने लगेगा, परसों एमआई खरीदने लगेगा, जिसमें अच्छा ऑफर अच्छा फीचर दिखा वो ले लिया। मतलब ब्रांड लॉयल्टी नहीं है तो प्राइस के चेंजेस से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा कम ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? प्राइस बढ़ गया, वो डिमांड कम कर दिया, क्योंकि उसकी ब्रांड लॉयल्टी नहीं है। वो बंदा आज ओप्पो खरीद रहा था, कल वीवो खरीदने लगेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रांड से। समझ रहे हो? ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा रहेगा तो इलास्टिसिटी कम रहेगा, ब्रांड लॉयल्टी कम रहेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा रहेगा। ठीक है, मार्केट कंपटीशन, बिल्कुल, द लेवल ऑफ कंपटीशन इन मार्केट कैन अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी। हाईली कंपिटिटिव मार्केट में सेलर ऑफर सिमिलर गुड, कंज्यूमर में है मोर ऑप्शन चूज। बिल्कुल, आप ये सोचो कि मार्केट में आपका कंपटीशन ज्यादा है, आपका मोनोपोली नहीं है, तो आप प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन करेंगे, आपका डिमांड में बहुत फ्लक्चुएशन आ जाएगा। लेकिन आपकी मोनोपोली है, जिसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो रेलवे से ही सफर करे, उसके उस शहर में बस नहीं चलती है, टैक्सी नहीं चलती है, सिर्फ रेल गुजरती है कहीं से और एक जगह रुक जाती है, तो रेल कुछ भी प्राइस रखेगा,
पब्लिक तो ट्रांसपोर्टेशन की तरह उसको यूज करेंगे और वो प्राइस के फ्लक्चुएशन से डिमांड में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, टिकट कम नहीं खरीदने लगेंगे लोग। लेकिन जहाँ बस है, टैक्सी है, ट्रेन है, ऑटो है, रिक्शा है, पैदल लोग हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, वहां पे प्राइस का ट्रेन का थोड़ा सा बढ़ गया, बस से चले जाते हैं, या ट्रेन का तो भाड़ा बढ़ा दिया, मतलब प्राइस के चेंजेस से उसका इलास्टिसिटी में ऑफ डिमांड कम हुआ, मतलब कम नहीं हुआ, इलास्टिसिटी हुआ डिमांड का। प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गया, इलास्टिक हो गया, वो पोर्शन लचीला हो गया, मतलब प्राइस के चेंजेस से फ्लक्चुएशन हो रहा है डिमांड में, तो इलास्टिक हो गया। तो जितना ज्यादा कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल रहेगा उतना ज्यादा इलास्टिसिटी रहेगा डिमांड का, ठीक है। टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, या हम लोग कह सकते हैं डिग्री, टाइप को हम लोग डिग्री भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। क्या क्या होता है, एक चीज समझना, कोई भी चीज को हम लोग इलास्टिक बोलते हैं, इन इलास्टिक बोलते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ देखते हैं, एक ये बंदा है, ये यहाँ ऐसे है, एक ये बंदा है, ये ऐसे है, एक ये बंदा है, ये ऐसे है। अब एक इमेजिन करो आप लोग, ठीक है, एक आपको इमेजिनेशन करना है जिससे इलास्टिसिटी क्लियर हो जाएगी, दोबारा इसको भूलोगे ही नहीं, कहीं और से समझने की जरूरत ही नहीं होगी, लाइफ टाइम याद रहेगा। आप याद करना कि कौन ज्यादा इलास्टिक होगा। ये प्राइस है, प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। अब आप ये देखो, प्राइस जो भी है, ठीक है, डिमांड में कोई चेंज हो रहा है, एकदम बैलेंस हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या समझेंगे, हाँ एक और ग्राफ ले लेते हैं ताकि आप लोग को और समझ। यहाँ देखिए, प्राइस के, प्राइस को हम ऐसे फैक्टर रखें, इसका डिमांड देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है, प्राइस के जरा सा फ्लक्चुएशन से डिमांड में चेंजेस हो जाएगा, अभी तो एक पॉइंट मान के चले। यही यहाँ पे देखिए, प्राइस बढ़ रहा है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3, डिमांड कुछ भी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप एक इमेजिन करके देखिए कि एक बच्चा है जो यहाँ बैठा है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा को यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है, एक बच्चे को यहाँ बैठाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, ये बच्चा यहाँ बैठ के ज्यादा उछल सकता है, इसके पास स्पेस है, इतना नीचे आएगा, इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे, इतना ऊपर, ये उछल सकता है। मतलब ये अगर हम कहें तो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है, कितना भी ऊपर, ये सोचो बैठ के जब जंप करेगा तो कितना अप डाउन ये हो सकता है, इसके पास कितना स्पेस है उछलने का। मतलब ऐसे केस में ये परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक। इसको देखो, ये ऊपर नीचे जरा जरा हो सकता है, नीचे सट जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब अगर ऐसा है तो ये इलास्टिक है, लचीला है, प्राइस के फर्क आने से डिमांड में फर्क आ रहा है। देखो, प्राइस बढ़ घट रहा है तो डिमांड घट बढ़ रहा है, समझ रहे हो, प्राइस में थोड़ा सा चेंज किया, डिमांड में चेंजेस ज्यादा हो गया, घट गया ना डिमांड, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, डिमांड घट गया, देख रहे हो, प्राइस कम ही बढ़ा है, डिमांड ज्यादा घट गया है। इस केस में देखो, प्राइस में ज्यादा चेंज किए, डिमांड में बहुत कम चेंजेस हुआ है, देख रहे हो, यहाँ बैठ के झूलेगा तो थोड़ा झूल सकता है, मतलब ये इलास्टिक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से, अगर कहें तो इलास्टिक है। थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ है, थोड़ा ज्यादा डिमांड में चेंज हो गया है, मतलब ये इलास्टिक है। यहाँ भी ये इन इलास्टिक है, ठीक है,
क्योंकि इसमें प्राइस में ज्यादा चेंज किया, डिमांड में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, तो ये इनइलास्टिक है। जैसे ये इलास्टिक है, ये इनइलास्टिक है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। समझ गए? आप देखना, आप ग्राफ जब भी बनाओगे एग्जाम में भी कहीं भी, आप याद रखना जितना ज्यादा उसमें झूल सकता है बच्चा उतना वो इलास्टिक है। कॉन्सेप्ट याद रखना। हम लोग देहाती लोग हैं, देहाती भाषा समझते हैं, ठीक है। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो फ्लक्चुएट कर सकता है। परफेक्टली इलास्टिक, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। नेसेसिटी गुड होगा, नमक का दाम कितना भी बढ़ा दिया, प्राइस देख रहे हो यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया है पर डिमांड में कोई चेंजेस नहीं, डिमांड वही फ्लैटर एकदम है, मतलब ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब प्राइस में चेंजेस हुआ इतना ज्यादा, डिमांड में भी उतना ज्यादा चेंजेस हो गया, मतलब जितना प्राइस में चेंजेस हुआ उतना डिमांड में भी चेंजेस हो गया। 1 रुपया दाम बढ़ाओगे भैया, एक प्रोडक्ट कम बिकेगा। ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितना परसेंट से प्राइस बढ़ा उतना ही परसेंट से डिमांड घटा। समझ रहे हो? 10% प्राइस हाइक किए, 10% सेल गिर गया हमारा, ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो गया। यहाँ जीरो है, यहाँ इनफाइनाइट है। आगे देखिए, रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब यहाँ देखो, यहाँ यहाँ झूलने का ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ये क्या बोल रहा है, रिलेटिवली इलास्टिक को हम लोग बोल सकते हैं इलास्टिक, पर परफेक्टली इलास्टिक तो ये है, यूनिटरी इलास्टिक ये है, तो इसको सिर्फ इलास्टिक बोलो या रिलेटिवली इलास्टिक। तो रिलेटिवली इलास्टिक में क्या बोल रहा है कि यहाँ बैठेंगे तो थोड़ा थोड़ा झूल सकते हैं, प्राइस में जितना चेंज हुआ उससे थोड़ा सा ज्यादा डिमांड में चेंज हो गया। प्राइस का देख रहे हो, छोटा एरो बन रहा है, डिमांड का ज्यादा बन जा रहा है, तो प्राइस 10% से बढ़ा, डिमांड 15% घट गया। समझ रहे हो? एरो इधर जाएगा, हाँ ऐसे, कोई भी एरो इधर से होगा, हाँ। देखो, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा था, डिमांड थोड़ा ज्यादा घट गया, प्राइस 10% बढ़ा, डिमांड 15% घट गया, मतलब ये इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है। प्राइस देख लो भाई, 20% बढ़ गया पर डिमांड कितना घटा है, 5%, मतलब ये इनइलास्टिक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्राइस के चेंज होने से, मतलब ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है। समझ आ गया? जितना ज्यादा पैरेलल रहेगा उस पे हम लोग उतना ज्यादा अप डाउन झूल सकते हैं, मतलब वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। इतना स्लोप है, यहाँ बैठेंगे ज्यादा जोर दबाएंगे गिर जाएंगे, तो ये रिलेटिवली इलास्टिक है। ऐसे है, मतलब यूनिटरी है, जितना प्राइस में चेंजेस किए हैं उतना ही डिमांड में चेंजेस हुआ, तो यूनिटरी इलास्टिक है। अगर एकदम ऐसे ऐसे एकदम बैठ गया, ये फ्लैट, इसमें कहीं बैठ के झूल ही नहीं सकते हैं, मतलब एकदम इनइलास्टिक है, प्राइस में कितना भी बढ़ा घटा लो वो कुछ नहीं उसमें चेंजेस आएगा, वो डिमांड एकदम फ्लैट है, ऐसे है। ऐसे है, पैरेलल एकदम जा रहा है आपके, ये है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है परफेक्टली इलास्टिक, पूरा वर्टिकल है परफेक्टली इनइलास्टिक, ऐसे है तो यूनिटरी इलास्टिक, ऐसे है तो यूनिटरी इलास्टिक, ऐसे है तो रिलेटिवली इलास्टिक, ऐसे हो गया तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, और पूरा ऐसे है तो इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ गए? आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, price elasticity of demand can be categorized according to the number calculated by dividing the percentage change in quantity demanded of percentage change in its price। बिल्कुल, this category includes the following, क्या क्या है देखो यहाँ पे अब दिया है, वो जो ग्राफ में इतना देर से बता रहे थे हम, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। इनफाइनाइट क्या है, मतलब याद रखना, ऐसे बन रहा है ग्राफ, ये हो गया इनफाइनाइट, ये कितना लंबा लाइन जा सकता है, ये इनफाइनाइट है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक है। चेंज इन प्राइस रिजल्ट डिमांड डिक्लाइन जीरो, 1 रुपया चाय का दाम बढ़ा दिए, डिमांड चाय का जीरो हो गया, 10 से 11 रुपये चाय कर दिए हैं, अब सिर्फ कॉफी बिक रहा है। समझ रहे हो? तो सिर्फ थोड़ा सा प्राइस बढ़ाए थे, डिमांड जीरो कर दिया, मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, इलास्टिक मतलब जितना ज्यादा लचीला होगा। ग्रेटर देन 1 मतलब इलास्टिक है। चेंज इन प्राइस, प्राइस इल्ड सिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड, मतलब प्राइस 10% से बढ़ा, डिमांड 15% से घट गया, एक 10 से 10 होता तो इक्वल आ जाता,
10% प्राइस बढ़ा, 10% डिमांड घटा, मतलब 1 आ जाता, तो होता यूनिटरी इलास्टिक। पर 10% प्राइस बढ़ाने से 15% डिमांड घट गया, तो ये हो गया इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक। यूनिटरी क्या हो गया, 10% प्राइस बढ़ा, 10% डिमांड घट गया, जितना से चेंज इन प्राइस इल्ड इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जितना प्राइस बढ़ा है उतना ही से डिमांड घटा है, तो ये हमारा हो गया यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन 1 अगर आ रहा है, आप देखो कि 15% प्राइस बढ़ा था, डिमांड बढ़ा था 15% से, ठीक है, प्राइस हमारा बढ़ा 10%, डिमांड हमारा बढ़ गया, घट गया 15% से। तो एक अगर 10/10 होता तो हमारा 1 आता काट के, तो ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक। लेकिन अब 15/10 हो गया है 10, तो यहाँ अगर हम क्रॉस करेंगे तो 1.5 आ जा रहा है, एक से ज्यादा हो जा रहा है, यही मेरा आ जा रहा है रिलेटिवली इलास्टिक। यही अगर 5/10 हो जाता, 10% प्राइस घटा, 5% डिमांड घटा, तो ये 0.5 हो जा रहा है, लेस देन 1। लेस देन 1 में इन इलास्टिक, उसको नहीं मानेंगे, ठीक है प्राइस बढ़ रहा है तो उतना ज्यादा डिमांड में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इन इलास्टिक है, बहुत ज्यादा नहीं है, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। चेंज इन प्राइस इल्ड इन एन इनसिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड, जितना प्राइस में चेंजेस आया उसके कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंजेस आया है, ठीक है। जीरो है मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, चेंज इन प्राइस इल्ड नो चेंज इन डिमांड, इसका ग्राफ ऐसे, ठीक है। लेस देन 1 है, इसका ग्राफ ऐसे, यूनिटरी है, इसका ग्राफ ऐसे, ग्रेटर देन 1 है, इसका ग्राफ ऐसे, ठीक है। देख रहे हो, ये याद रखना, इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1, यूनिटरी आपका लेस देन 1 और 0, ये ग्राफ याद रखना, ये चार्ट याद रखना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही था, देखो प्राइस इलास्टिसिटी में सीधा मैं प्राइस इलास्टिसिटी आपको पढ़ाया, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी में और भी आते हैं, ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड, एक्सपेंडिचर आउटले मेथड या आर्क इलास्टिसिटी मेथड, ये सब हमें नेट का सिलेबस में नहीं पढ़ना है, हमें नेट का सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी स्पेशली पढ़नी थी। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 टॉपिक है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, लेकिन हमें पढ़ना क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में 4 टॉपिक आ जाएंगे हमारे, परसेंटेज, जिसको परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं, हम अपना ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड बोलेंगे, या आपको एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड बोलेंगे, आर्क इलास्टिसिटी मेथड बोलेंगे। तो हमें ज्योमेट्री मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड ना पढ़ के हमें पढ़ना था परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, जो कि जीसी नेट के सिलेबस में दिया गया है, उसी को हमें पढ़ना था, वो हमने पढ़ाया है। अब आई होप आपको समझ आया होगा। इमेजिन कीजिएगा कि ग्राफ क्या था, ऐसे था तो परफेक्टली इलास्टिक, ऐसे था तो परफेक्टली इन इलास्टिक, ज्यादा झुका हुआ था तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, थोड़ा कम झुका हुआ था तो रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी था, थोड़ा चेंजेस कम, एकदम मिनिमम स्लोप था तो वो हमारा आ गया यूनिटरी इलास्टिक। आपको आपके दिमाग में चलेगा, आप कंफ्यूज होगे ही नहीं, एग्जाम में गलत करोगे ही नहीं। आप अच्छे से वीडियो देखना, नहीं समझ आए रिपीट में देखना, नहीं समझ आए मुझे डीएम करना, मैं फिर से कुछ शॉर्टकट लेके आपको पढ़ाऊंगा। बट टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स बहुत मजेदार यूनिट है, पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। मैं भी पढ़ा के बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग को पढ़ा के। थैंक यू सो मच, वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।